सभी को नमस्कार। नाइन्थ की एसएसटी इकोनॉमिक्स क्लास लेसन 4 भारत की खाद्य सुरक्षा भाग 3 में आज हम देखेंगे कि बफर स्टॉक क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, हमारे भारत में कितना अनाज उत्पन्न होता है और कैसे उसे बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना लेसन 4 भारत में खाद्य सुरक्षा। आज हम लेसन 4 इकोनॉमिक्स भाग 3 पर हैं। पहले भाग में हमने देखा कि खाद्य सुरक्षा क्या है, राशन की दुकानें, सस्ते अनाज की दुकानें क्या होती हैं, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है, जो अकाल पड़ा था बंगाल में उसके बारे में जाना, और एक बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने गरीब परिवार अपना खर्च कैसे चलाते हैं उसके बारे में जाना। भाग 2 में हमने राशन कार्ड के प्रकार के बारे में पढ़ा कि किस राशन कार्ड पे कितना अन्न मिलता है, अनाज मिलता है। फिर हमने जाना कि खाद्य असुरक्षित कौन है, और उसके बाद एक अहमद की कहानी जो कि रिक्शा चलाता है उसकी कहानी सुनी, जो कि अपने परिवार का गुजारा करने के बाद कुछ बचत भी कर लेता था। और हमने भुखमरी के प्रकार देखे और उसके आंकड़ों के बारे में पढ़ा। आज हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो भाग 3 में देखिए हम लोग आज क्या देखेंगे, शुरू करते हैं इसे। देखिए सबसे पहला जो हम आज देखने जा रहे हैं कि हमारे भारत में अनाज कितना उत्पादित हो रहा है, उसके आंकड़े। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया 1960 और 61 के जो आंकड़े हैं वो 1 करोड़ टन में है। जो 1960 और 61 था उसमें 80 करोड़ टन भारत में अनाज उत्पन्न होता था। 1970-71 में 108 टन, 80-81 में 130 टन, जो कि बढ़ते बढ़ते अब 2016-17 के आंकड़े हमारी किताब में दिए गए हैं। ये 17-18 के रिपोर्ट के हैं। जो 16-17 थी उसमें 275.68 करोड़ टन भारत में अनाज उत्पादित हो रहा है। इससे आगे हम देखते हैं कि देखिए जो किसान हैं वो अपनी फसलों को जब वो काट लेते हैं तो उसे कैसे बोरियों में भरकर मंडी में ले जाकर बेचते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा के उपाय क्या किए हुए सरकार ने। सबसे पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली। तो आइए सबसे पहले बफर स्टॉक के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है, जिसमें गेहूं, चावल और के भंडार रखे जाते हैं, और ये उन कीमतों पर किसानों से फसलें खरीदी जाती हैं जो कि पहले से ही सरकार घोषित कर देती है। इसे हम कहते हैं न्यूनतम समर्थित मूल्य। मतलब आपने अभी फसल की बिजाई की और उसी समय सरकार ने उसका रेट फिक्स कर दिया कुछ, तो उस कीमत को हम क्या कहेंगे? न्यूनतम समर्थित कीमत। तो ये जब दिया जाता है तो सरकार एक तरह से किसानों का उत्साह वर्धित करती है कि आपको कम से कम इतनी तो कीमत ज़रूर मिलेगी और आपसे जितना भी खेत से अनाज होगा वो सरकार खरीद लेगी। तो सरकार इस सारे अनाज को खरीद कर कहाँ रखती है? भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में। तो देखिए बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? ताकि वह जो अनाज हमने किसानों से ख़रीदा इतनी कीमत देकर, वो आगे जो गरीब हैं उन्हें कम कीमत पर वितरित किया जा सके। तो इस कीमत को क्या कहते हैं? निर्गम कीमत। ठीक है जी। जो सरकार ने आपसे ख़रीद लिया उसके बाद वो गरीबों को जिस कीमत पर दे रही है उसे हम कहते हैं निर्गम कीमत। तो आपने इसमें 2 चीज़ें देखी, एक तो न्यूनतम समर्थित कीमत और दूसरी निर्गम कीमत। निर्गम कीमत मतलब गरीबों को जिस दर पर अनाज दिया जा रहा है, और दूसरी वो जिस पे कि किसानों से खरीद लिया जाता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। ये सस्ते राशन की दुकान का एक चित्र है जो कि आपके गांव, शहर सभी जगह पे इस तरह की दुकान आपको मिलती है, जहाँ पे कि इन विभिन्न राशन कार्ड वाले अपना जाकर सामान खरीद सकते हैं। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
देखिए ये सस्ते राशन की दुकानें हैं, जिस अधिकांश गांवों शहरों में ये सब दुकानें हैं। लगभग पूरे देश में 5.5 लाख ये दुकानें हैं। इन्हें उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है। इनमें हमें चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल का भंडार होता है, जो कि कम कीमत पर बेचा जाता है। और जो विभिन्न राशन कार्ड वाले हैं उन्हें उस जैसे कि जो अंत्योदय योजना वाले हैं उन्हें 35 किलो अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलो चीनी आदि दी जाती है। तो हर अलग अलग राशन कार्ड के लिए अलग अलग सरकार ने भोजन की दरें निर्धारित की हैं, तो उतना वहाँ से उन्हें वो अनाज और सब सामान मिल जाता है। आगे देखते हैं, ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि किस राशन कार्ड पर कितनी दर पर कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से सामान दिया जाता है। देखिए अगर आप टेबल ध्यान से देखें तो सबसे पहले 1992 का दिया हुआ है डाटा आपको। 1992 में 2 रुपये 34 पैसे प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ और 2 रुपये 89 पैसे के हिसाब से चावल बेचा जाता था। तो 1992 में उसमें संशोधन किया पिछड़े ब्लॉकों के लिए। उसमें उन्हें 20 किलो खाद्यान्न दिया जाने लगा, गेहूँ 2.80 की कीमत पर और चावल 3.70 की कीमत पर। ऐसे समय समय पर इसमें सुधार होता रहा और बदलाव होते रहे। अंत्योदय योजना में देखिए 35 किलो खाद्यान्न, गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो के हिसाब से दिए गए। एक अन्नपूर्णा योजना चलाई गई 2000 में, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी, जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। उन्हें 10 किलो खाद्यान्न बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जा रहा था। अब ये 2013 का जो योग्य परिवार के लोग हैं, मतलब जो अबव प्रॉपर्टी लाइन वाले आते हैं, तो उन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूँ 2, चावल 3 रुपये, अनाज 1 रुपये किलो के हिसाब से प्रोवाइड किया गया। चलिए इससे आगे का हम देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना क्या थी? अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य जो गरीबी रेखा से भी गरीब वाले परिवार थे उनकी पहचान करना और उन्हें बिल्कुल सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराना था। उन्हें 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध करवाए गए 25 किलो के हिसाब से। लेकिन 2002 में इसमें सुधार कर 25 किलो की बजाय 35 किलोग्राम उन्हें अनाज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया। तो इस तरह से सरकार बफर स्टॉक बनाती है और फिर आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों को सस्ते दर पर भोजन को उपलब्ध कराती है। विभिन्न कार्डों, जो राशन कार्ड हैं, उन्हें विभिन्न मात्रा में ये अनाज, चावल और चीनी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये देखिए एक आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ब्लू लाइन है वो है बफर स्टॉक का नॉर्म, मतलब इतना अनाज उसमें होना ही होना चाहिए। जो रेड वाली है वो एक्चुअल स्टॉक दिखा रही। तो देखिए हमारे यहाँ चावल और गेहूँ का इतना उत्पादन होता है कि हम अपने नॉर्म्स से भी ज़्यादा हमारे पास अनाज एकत्रित हो जाता है। देखिए नॉर्म्स क्या कहते हैं, 214.1 और हमारे पास कितना होता है 357.68। जुलाई में 411.2 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास होता है 650.53। आगे चलते हैं। सरकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है? देखिए सहकारी समितियां आपने पढ़ा होगा, ये भी सरकार की मदद के लिए बनाई जाती हैं। तो देखिए भारत के देशों में, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, सहकारी समितियां जो हैं वो खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां लोगों को खाद्यान्न
की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में इस तरह की दुकानें खोली गई हैं। तमिलनाडु में 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं। जो ये राशन की दुकानें हैं, दिल्ली में मदर डेयरी के नाम से सहकारी समितियों ने बनाई हैं, जो कि नियंत्रित रेटों पर दूध, सब्जियां उपलब्ध करवा रही हैं। इस तरह की गुजरात में एक अमूल सहकारी समिति है, जो कि दूध और दूध से बनी चीज़ों को उत्पादन करके देश में श्वेत क्रांति ला दी और देश की प्रगति में हाथ बटाया है। इस तरह की बहुत सी हर राज्य में सहकारी समितियां हैं, जो कि देश के गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में सरकार की मदद करती हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल हम जो करेंगे वो उसमें मेन पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इस लेसन के वो करेंगे। तब तक धन्यवाद।